जी हाँ दोस्तों, आज हमारे देश में कोरोना के पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और करीब करीब 40-42% एक्टिव पेशेंट्स हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ट्रीटमेंट थ्योरी के बारे में बताऊंगा जो कि साइंटिफिक डाटा और स्टडी पर बेस्ड है और इसका यूज़ करने पर नंबर ऑफ़ एक्टिव पेशेंट्स में बहुत तेज़ी से कमी आ सकती है। मेरा आयुष मंत्रालय से अनुरोध है कि वो इसका उपयोग कुछ पेशेंट्स में करके उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आने पर दूसरे लोगों को इसे यूज़ करने की सलाह दें ताकि हम इस महामारी पर आसानी से काबू पा सकें। इस मेथड को यूज़ करने पर 1 से 2 दिन में ही एक्टिव केसेस में बहुत तेज़ी से कमी आएगी और हॉस्पिटल्स में बेड की रिक्वायरमेंट्स में भी बहुत तेज़ी से कमी आ जाएगी, जिससे हॉस्पिटल पर पड़ने वाले लोड कम हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए चलिए जानते हैं कि वो 4 कौन से साइंटिफिक फैक्ट्स और डाटा हैं जिस पर हमारा ये ट्रीटमेंट बेस्ड है। फैक्ट नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस। जैसा कि हम जानते हैं, इस वायरस की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके इस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में होती है, जो कि इस आउटर लेयर से पूरी तरह से सुरक्षित है। और ये जो आउटर लेयर है ये लिपिड मेम्ब्रेन यानी फैट की बनी होती है और इसमें ये जो स्पाइक्स लगे हुए हैं ये प्रोटीन के स्पाइक्स हैं और इनकी मदद से ही ये वायरस हमारे सेल में इंटर करता है। इस वायरस को हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। इसको तोड़ने के लिए सोप या सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए जानते हैं कि सोप में ऐसा क्या होता है जो इस वायरस को तोड़ पाता है। सोप मॉलिक्यूल्स कंटेंट्स एम्पीफाइल कंपाउंड्स। सो दिस इज़ एम्पीफाइल कंपाउंड्स एंड इस एम्पीफाइल कंपाउंड्स के 2 गुण होते हैं। ये पानी को भी अट्रैक्ट करता है और लिपिड या फैट को भी अट्रैक्ट करता है। इसका जो एक सिरा होता है, वन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसके इस एंड को हम हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं या वाटर लविंग हेड बोलते हैं। और इसका जो दूसरा हेड सिरा होता है यानी कि टेल, ये लिपिड अट्रैक्टिव होता है, इसलिए इसके इस टेल को हम लिपोफिलिक टेल बोलते हैं। सो जब इस वायरस का कांटेक्ट सोप मॉलिक्यूल्स के साथ होता है तो सोप मॉलिक्यूल का जो एंड लिपिड या फैट लविंग होता है वो इस वायरस का जो आउटर कवच लिपिड से बना होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और ये एंड इस लिपिड में आसानी से प्रवेश कर जाता है और इस तरह से ये इस वायरस के अंदर इसके स्ट्रक्चर में प्रवेश करके सोप मॉलिक्यूल्स इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसका जो वाटर लविंग एंड होता है यानी हेड होता है, हाइड्रोफिलिक हेड, वो बाहर की तरफ निकला होता है। और अब ये हेड जब पानी के संपर्क में आता है तो उसे अट्रैक्ट करता है और इस अट्रैक्शन फोर्स से एक वाइब्रेशन जनरेट होता है जिसकी वजह से ये वायरस का आउटर कवर ब्रेक हो जाता है और फिर इसके जो टूटे हुए पार्ट्स हैं उनको ये सोप सॉल्यूशन चारों तरफ से घेर करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम माइसेल्स बोलते हैं। इसीलिए WHO हमें हैंड वॉश सोप सॉल्यूशन और पानी से करने के लिए बोलता है और जहाँ पर पानी अवेलेबल ना हो वहाँ पर हमें सैनिटाइज़र यूज़ करना है जिसमें एटलीस्ट 70% अल्कोहल का कंटेंट हो। तो चलिए देखते हैं अभी फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2 क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोरोना वायरस अटैक्स ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फैक्ट नंबर 2 क्या है? कोरोना वायरस अटैक्स ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम।
WHO के अनुसार नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 है, जिसका अभी ऑफिशियल नेम कोविड-19 भी है। चूँकि ये SARS कैटेगरी में आता है और इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसी वजह से ये वायरस हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी ट्रैक को सिस्टम को ही अटैक करता है। अब हम देखेंगे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम। तो अब हम देखते हैं हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम में क्या क्या आता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा नॉस्ट्रिल है और ये हमारी नसल कैविटी है यानी नाक का एरिया है। फिर ये ओरल कैविटी है जिसमें हमारा माउथ, टंग और ये थ्रोट का एरिया आता है, और अप टू वोकल कॉर्ड तक का एरिया जो है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम में आता है। नेक्स्ट होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम। इसमें ये ट्रैकिया, ब्रोंचिस, ब्रोंचिलो एंड ये लंग्स आते हैं। सो ये सब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम होते हैं, जो इस वोकल कॉर्ड के बाद का नीचे का हिस्सा जो होता है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम होता है। फैक्ट नंबर 3, वायरस मूवमेंट टाइम इन आवर बॉडी। मतलब कि ये जो वायरस है वो हमारे बॉडी के किन किन हिस्सों को और कितने कितने दिनों में इन्फेक्ट करता है, और फिर हमारी बॉडी में उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी पर्सन को इन्फेक्शन होता है तो वो उसका डे 1 कहलाता है। इन्फेक्शन होने के 2 से 5 दिन के बाद के ड्यूरेशन में ये वायरस बहुत तेज़ी से हमारी नाक, माउथ और गले में बहुत तेज़ी से फैलता है, और फिर पर्सन में कुछ लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं जैसे कि पर्सन को बहुत तेज़ फीवर आना, उसको सूखी खांसी होना और उसकी बॉडी में पेन होना, और कुछ कुछ केसेस में उसके सूंघने की क्षमता में कमी आना। जब ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उस पर्सन को हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप कराने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर डॉक्टर उसके नसल एरिया या फिर ओरल कैविटी में एक स्वैब डाल कर के एक स्वैब सैंपल लेता है, जिसे PCR मेथड से चेक करते हैं। ये PCR मेथड DNA बेस्ड मेथड है जो कि बहुत ही रिलायबल है, बट इसकी रिपोर्ट आने में 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है। फिर पर्सन की सीवियरिटी के बेस पे या तो उसे होम क्वारंटाइन किया जाता है और या फिर उसे हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया जाता है। इस कैटेगरी में लगभग 85% पेशेंट 5 से 8 दिनों में प्रॉपर आइसोलेशन और बेसिक रेमेडीज़ के साथ, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाते हैं। फिर स्टेज 2 आती है। ये स्टेज 2 अगले 5 से 8 दिनों में आती है, जब ये इन्फेक्शन हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करना शुरू करता है। उस केस में हमारे लंग्स में स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है और पर्सन को ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उस समय पर्सन को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। इस स्टेज में लगभग 14 से 15% पेशेंट आते हैं, और इसमें से 4 से 5% पेशेंट स्टेज 3 में जाते हैं, बाकी के रिकवर हो जाते हैं। तो स्टेज नंबर 3 अगले 9 से 5 दिनों में आती है, जहाँ पर पेशेंट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होती है और उसे ICU में रखा जाता है। यहाँ पर भी 1 से 2% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, बाकी 3 से 4% पेशेंट
मल्टीपल ऑर्गन फेलियर लाइक किडनी एक्सेट्रा और निमोनिया वगैरह के हो जाने से सरवाइव नहीं कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 4, दिस इन्फेक्शन फर्स्ट स्टार्ट इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम। ये इन्फेक्शन सबसे पहले हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही स्टार्ट होता है। ऐसा अभी रिसेंट स्टडीज़ में पाया गया है। उसके क्या रीजंस हैं, उन साइंटिस्ट और रिसर्चर ने अभी रिसेंट स्टडीज़ में ये पाया है कि ये जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे नाक के इन गोबलेट सेक्रेटरी सेल्स और ये जो सीलिएटेड हेयरी टाइप स्ट्रक्चर के जो सेल्स दिख रहे हैं इनमें ये पाए जाते हैं। और साथ ही साथ साइंटिस्ट ने ये भी पाया है कि ये जो ACE2 रिसेप्टर्स है वो हमारे माउथ टंग्स में भी बहुत अधिक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका संक्रमण यहाँ भी फैलता है। साथ ही साथ रिसर्चर ने ये भी पाया है कि काफ़ी संख्या में प्रोटीज़ हमारे नसल कैविटी एरिया में पाए जाते हैं। प्रोटीज़ यानी कि TMPRSS2। ये TMPRSS2 करोना वायरस के स्पाइक्स जो प्रोटीन के बने हैं उनको केमिकली स्प्लिट ऑफ करके उस वायरस के RNA को हमारे सेल में इंटर करने में हेल्प करता है। तो इनकी संख्या भी हमारे नसल एरिया में काफ़ी पाई गई है। नेक्स्ट, अभी ये ACE2 रिसेप्टर क्या होता है और उसका क्या रोल होता है, अभी हम उसको जानेंगे। ये हमारा सेल होता है। जो हमारा सेल होता है उसमें ही ये ACE2 प्रोटीन रिसेप्टर होता है, जो प्रोटीन के साथ अटैच होकर के उसको सेल के अंदर लाता है। तो चूँकि इस वायरस में ये प्रोटीन्स के स्पाइक होते हैं, वो इस प्रोटीन रिसेप्टर यानी ACE2 के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर उससे अटैच होके हमारे सेल के अंदर आसानी से इंटर कर जाते हैं और फिर वहाँ पर अपना RNA रिलीज़ करके बहुत सारी RNA की कॉपीज़ बनाते हैं और साथ ही साथ प्रोटीन के स्पाइक्स भी बना लेते हैं। फिर ये आपस में कंबाइंड हो करके मल्टीपल कोरोना वायरस की कॉपीज़ रेडी करते हैं और फिर इस सेल को तोड़ करके बाहर निकल आते हैं। इस तरह से हमारे अंदर ये इन्फेक्शन फैलता है। अभी इसी चीज़ को हम एक कार्टून की मदद से भी समझेंगे और इम्यून सिस्टम का क्या रोल होता है और कैसे वो काम करता है इस अटैक के बाद, वो भी यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर अगेन सेम चीज़ को एक कार्टून में ये स्पाइक्स एक की के रूप में दिखाई गई है और हमारे सेल में जो ACE2 रिसेप्टर है उसे एक लॉक के रूप में दिखाया गया। तो ये की इस लॉक में लगा करके ये वायरस हमारे सेल के अंदर इंटर करता है और जब ये हमारे सेल के अंदर इंटर करता है तो हमारे सेल की जो मशीनरी है उसे हाईजैक कर लेता है और उसको ऑर्डर देता है कि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाए। ऐसा यहाँ पर समझाया गया है। और जब ये इन्फेक्शन का पता हमारे सेल को चलता है कि वो इन्फेक्ट हो गया है और कोई एक माल फंक्शंस चल रहा है, तो वो इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्म करने के लिए एक इंटरफेरॉन नामक सेल्स रिलीज़ करता है, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी अननोन वायरस का हमला हो गया है। फिर हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसके T लिम्फोसाइट्स जो हमारे अफेक्टेड सेल हैं, इन्फेक्टेड सेल हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं, उनको रिमूव करते हैं और फिर जो हमारे B लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करते हैं ताकि ये वायरस का जो रीसर्कुलेशन हो रहा है उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम और कोरोना वायरस के बीच में कैसे फ़ाइट होती है।
चूँकि ये कोरोना वायरस हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एकदम नया होता है, उसके पास इस वायरस से लड़ने का कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है। यही हम वेट कर रहे हैं कि वैक्सीन जब आएगी तो हमको वो एंटीबॉडीज़ पहले से डेवलप हो जाएंगी, तब हमें इस कोरोना से लड़ने में आसानी होगी। तो वही होता है, जब किसी पर्सन को इसका इन्फेक्शन होता है तो उसकी बॉडी में इससे लड़ने के लिए कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम सबसे पहले एक एंटीबॉडीज़ जनरेट करता है जो आईजीएम नामक एंटीबॉडीज़ है, और ये इस कोरोना वायरस से लड़ना शुरू करते हैं। बट ये इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते, और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर होने पर हमारा इम्यून सिस्टम एक शक्तिशाली आईजीजी नामक एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करता है जो इस वायरस से लड़ने में सक्षम होता है, जिनके पास बेटर मेमोरीज़ होती हैं, और इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस से लड़ कर के हमें ठीक करता है। तो अगर कंटामिनेशन बहुत कम हुआ है और इम्यून सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो लगभग 85% पेशेंट 8 to 5 डेज़ में रिकवर कर जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है तो ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलते हैं। फिर हमारा इम्यून सिस्टम इनसे लड़ कर के जीत नहीं पाता है। उस केस में अगर हमें कोई ऐसी मेडिसिन मिले जो इस वायरस को मारने में हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्प करे तो ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जब दो सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा हो और अगर आपकी हेल्प के लिए आपका कोई पड़ोसी मित्र की सेना आकर के पीछे से हमला कर दे तो आप उस दुश्मन को तुरंत और बहुत ही जल्दी हरा सकते हो और वो लड़ाई जीत सकते हो। तो सेम फंडा हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। अभी इम्यून सिस्टम हमारा इस तेज़ी से फैल रहे वायरस से लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन अगर इसकी हेल्प के लिए कोई दवा या मेडिसिन आ जाए तो इस लड़ाई को जीतने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर हम एक ओरल मेडिसिन के जैसे इसका एक दोस्त लेकर के आएंगे जो इस लड़ाई को जीतने में मदद करेगा, और वो दोस्त हमारे फैक्ट नंबर 1 से आएगा, यानी कि सोप या डिटर्जेंट सॉल्यूशन। तो ये अभी जो लड़ाई चल रही है इसमें उसकी हेल्प के लिए हम उस सोप या डिटर्जेंट सॉल्यूशन को लेके आएंगे जो इस लड़ाई में इसका साथ देंगे और इन सारे कोरोना वायरस को मार देंगे दोनों मिल कर के। इस तरह से पर्सन तुरंत ही 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि इनको इस वायरस में को मारने की सबसे अच्छी ताकत है और ये विदिन 20 to 30 सेकंड में इस वायरस को मार सकते हैं। सो इस तरह से पेशेंट्स 1 से 2 दिनों में ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक एक्सटर्नल मेडिसिन और गार्गिल मेडिसिन मिल गई है लाइक बीटाडाइन की तरह। तो आप ये डिटर्जेंट सॉल्यूशन को अपने मुंह में 30 सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर उसके बाद गर्म पानी से वॉश करें। तो आपके जो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में ये वायरस तेज़ी से बढ़ रहा है उसको ये मार करके हमारे इम्यून सिस्टम की बहुत हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से वो पेशेंट 1 से 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी। अभी तक स्टेज 1 के पेशेंट्स के लिए गार्गिल, काढ़ा, हल्दी पानी और शहद, नींबू ये सब चीज़ें से गार्गिल कराया जाता है। इन सभी में इस वायरस को मारने की क्षमता नहीं है, इवन दो ये बीटाडाइन भी एंटी बैक्टीरियल है ना कि एंटी कोरोना वायरस। सो ये आपके थ्रोट में हो रहे पेन को रिलीफ दे सकते हैं लेकिन इस वायरस को नहीं मार सकते। तो हमें ये डिटर्जेंट सॉल्यूशन के रूप में एक ऐसा एंटी
करोना वायरस किलर मेडिसिन मिला है, जिसका हम ओरल यूज़ करके, एक्सटर्नल यूज़ करके उस वायरस को मार करके अपने इम्यून सिस्टम की हेल्प कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि डिटर्जेंट सॉल्यूशन ही क्यों, अल्कोहल क्यों नहीं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि सैनिटाइज़र में जब 70% अल्कोहल कंटेंट होता है तभी वो इफ़ेक्टिव होता है, और मार्केट में जो भी आपको अल्कोहल मिलता है उसमें मैक्सिमम जो कंटेंट होता है वो 40% अल्कोहल आपको ब्रांडी वगैरह में मिलेगा। उससे बाकी सभी अल्कोहल में इससे कम कंटेंट होता है। बियर और जो दूसरे ब्रेवरेज हैं उनमें ये बहुत कम क्वांटिटी में अल्कोहल होता है, और 70% या उससे ज़्यादा का परसेंटेज का अल्कोहल आपको सिर्फ लैब में मिलेगा, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा परसेंटेज का अल्कोहल अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, वो आपके इस एरिया में दूसरे अल्कोहलिक बर्न और दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए मैं इससे नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, जबकि कुछ लोगों का कहना है इसीलिए अल्कोहल पीना ज़्यादा बेस्ट है। पीना इज़ नॉट ए करेक्ट सल्यूशन, क्योंकि पीने से आपके वो इंगेशन सिस्टम में चला जाता है, जबकि जो ट्रीटमेंट एरिया है वो तो केवल आपका माउथ है। सो ये ऑप्शन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ फ़ायदा दे सकता है इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि आप एक डिटर्जेंट का सल्यूशन बना कर के बॉटल में रख लें, और जब किसी पर्सन या को ये इन्फेक्शन हुआ है तो वो इससे अपने माउथ में 30 सेकंड होल्ड करके हॉट वाटर से वॉश कर लेता है तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो सकता है। या फिर जो पर्सन किसी हाईली कंटामिनेटेड एरिया में काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हॉस्पिटल्स के स्टाफ हैं, उन सभी के लिए भी ये सल्यूशन फ़ायदेमंद हो सकता है। अब मैं यहाँ आपको सोप और डिटर्जेंट में से कौन सा बेटर है उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। सोप जो होता है उसका सल्यूशन अगर आप बनाएंगे तो वो स्टिकी टाइप होता है, गाढ़ा सा होता है, और उसमें कुछ ज़्यादा फ्रेगनेंस होते हैं, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग और कुछ अजीब सा सेंसेशन हो सकता है। क्योंकि ये ट्राई किया था मैंने, तो मुझे डिटर्जेंट सल्यूशन बहुत बेटर लगा। जब आप डिटर्जेंट को पानी में घोलते हैं तो वो पानी जैसा ही रहता है, उसमें कुछ भी गाढ़ापन या कुछ नहीं रहता। और अगर आप ये फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का डिटर्जेंट लेते हैं तो उसमें फ़ोम भी बहुत कम बनता है। तो फ़ोम रिमूव करने के बाद केवल लिक्विड को ही मुंह में होल्ड करें, गार्गिल ना करें, नहीं तो बहुत सारा बबल बनेगा और आपके अंदर जाने के चांसेस हैं। आपको किसी भी तरह से इसे लंग में जाने से रोकना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कलाकारी ना करें, सिर्फ अपने माउथ में उसे 30 सेकंड तक होल्ड करें और उसे थूक करके गर्म पानी से वॉश करें। इस तरह से आप बहुत आसानी से ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इन साइंटिफिक डाटा और फैक्ट के बेस में एक लॉजिकल सल्यूशन और मेडिसिन मिला है, जिसे हम एक्सटर्नल यूज़ करके इस करोना वायरस को किल कर सकते हैं। जब भी आप बाहर से अपने घर के अंदर आते हैं तो WHO का रिकमेंडेशंस है कि आपको अपने हाथों को 20 से 30 सेकंड तक सोप से वॉश करना है अच्छी तरह से। और मेरे कुछ सुझाव हैं जो हाईली कंटामिनेटेड एरिया में काम करते हैं या फिर जो स्टेज 1 के पेशेंट्स हैं, एकदम शुरुआती स्टेज के, उनमें कोई लक्षण दिखने शुरू हुए हैं, वो लोग अपने हाथ वॉश करने के साथ साथ जो हाईली कंटामिनेटेड एरिया से आते हैं वो हाथ सोप से धुलने के बाद अपने फेस को भी सोप से धुलें। सुझाव नंबर 2, अपनी नसल कैविटी को भी सोप से धुलें।
ना कि आप उसके अंदर सोप सॉल्यूशन डालें। आप उसको सिर्फ फिंगर से ही धुलें और सीधे खड़े रहें। उसके अंदर सोप सॉल्यूशन डाल करके उसे वॉश करने का ट्राई ना करें, अदरवाइज़ इट विल गोज़ इनसाइड योर लंग एंड कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सुझाव नंबर 3, जैसा कि मैंने बताया, वो डिटर्जेंट सॉल्यूशन जो इस माउथ कैविटी या ओरल कैविटी में बढ़ रहे वायरस को रोकने में हेल्प करेगा, उसे आपको 20 से 30 सेकंड तक मुंह में होल्ड करना है और फिर गर्म पानी से वॉश करना है। फिर अगेन ये सभी मेथड आयुष मंत्रालय के परीक्षण ट्रायल हो जाने के बाद ही यूज़ करें। उनके सजेशन, उनके रिकमेंडेशन पर ही इसे यूज़ करें, उससे पहले आप इसे यूज़ ना करें। हालांकि ये डिटर्जेंट सॉल्यूशन किसी तरह से भी इतना हार्मफुल नहीं है, जैसे कि हमें जानते हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देती है in comparison to this, and this is external use, so it's not too much harmful। फिर भी आप आयुष मंत्रालय के रिकमेंडेशन के बाद ही यूज़ करें। अभी तक मैंने जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स और डाटा दिया है उन सभी के रेफरेंस यहाँ पर दिए गए हैं। आप यहाँ इन रेफरेंसेस में जा कर के उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करके आप इस बीमारी से के बारे में समझ सकते हैं और इससे लड़ने में आपको हेल्प मिलेगी, और साथ ही साथ आपका जो कन्फ्यूज़न है, आपका जो डर है, वो भी दूर हो जाएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो इस पेंडेमिक महामारी से लड़ने में कुछ भी यूज़फुल साबित हुआ और इसके कुछ रिज़ल्ट आए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस महामारी से फैलने वाले संक्रमण को रोकने के कुछ अचूक उपाय बताऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारे हॉस्पिटल स्टाफ बहुत तेज़ी से कंटामिनेट हो रहे हैं, हमारे पुलिस, हमारे अदर सोशल वर्कर्स और इवन दो हम लोग नॉर्मल पर्सन्स भी काफ़ी तेज़ी से संक्रमित हो रहे हैं। तो इन सभी के लिए अलग अलग 2-3 उपाय हैं जिनको हम अप्लाई करके ये संक्रमण को बहुत तेज़ी से रोक सकते हैं। स्पेशली डॉक्टरों के लिए उनके पीपीई किट में एक इम्प्रूवमेंट है जिससे उनका कंटामिनेशन भी रुकेगा और उनको पहनने और कंफर्ट लेवल में भी इम्प्रूवमेंट होगा। सो जय हिंद, जय भारत।